नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अजंता एंड एलोरा केव्स को देखने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको अजंता एंड एलोरा केव्स के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। ये एक विश्व धरोहर है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे आज हम गाइड की सहायता से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर कई सारी गुफाएं हैं जिनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं अजंता एंड एलोरा केव्स को। अजंता एंड एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। भले ही अजंता एंड एलोरा की गुफाओं का नाम साथ में लिया जाता है, लेकिन अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन गुफाओं में से सबसे पहले हम चलेंगे एलोरा की गुफाओं को देखने, फिर हम चलेंगे अजंता की गुफाओं को देखने। एलोरा की गुफाओं तक पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है औरंगाबाद का, जो कि लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और अगर आप अजंता की गुफाएं पहले देखना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जलगांव का, जो कि अजंता की गुफाओं से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध स्थानों को घूमने के लिए एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें अजंता एंड एलोरा शामिल है और सारी फैसिलिटीज़ हमें इस पैकेज में इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं अजंता एंड एलोरा केव्स को। अब एलोरा में हम पहुंच चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि एलोरा में आप कहां पर रुक सकते हैं। यहां एलोरा की गुफाओं से कुछ ही दूरी पर कई सारे होटल्स बने हुए हैं जहां पर आसानी से रुका जा सकता है। एलोरा में ये है हमारा होटल रूम, जिसे मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। हमारा ये रूम काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस होटल का नाम है होटल आदर्श पैलेस, जहां पर हम रुके हुए हैं। वैसे तो जिस रूम में हम रुके हुए हैं ये हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन एक जनरल रेट बताना चाहूँगा कि अगर आप यहां रुकते हैं तो आपका 2000 रुपये एक नाइट का यहाँ पर चार्ज लगता है, लेकिन इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होता। रूम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगर आप भी चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं। अब एलोरा की गुफाओं को देखने हम पहुंच चुके हैं। इन गुफाओं को देखने के लिए टिकट शुल्क लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन का, और गुफाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक ओपन रहती हैं। अब हम आ चुके हैं एलोरा केव्स को देखने, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि विश्व धरोहर है। तो अभी हम लोग जहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं, ये सारी एलोरा की गुफाएं हैं और टोटल यहाँ पर 34 केव्स हैं, 34 गुफाएं हैं जो 3 धर्म से बिलोंग करती हैं, हिंदू, बुद्ध और जैन। तो जिसके अंदर अभी हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं ये है गुफा क्रमांक 16 और नाम है कैलाश। तो नाम से एक टेंटेटिव आइडिया आ जाता है कि भाई किस देवता का मंदिर है, तो है शिव का। अभी भी यहाँ पर शिवलिंग है, बट ये फंक्शनल टेम्पल नहीं है, ये एक सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। प्रेजेंट शिवलिंग जो है वो कंक्रीट के अंदर रिस्टोर करके रखा गया है। राष्ट्रकूट नाम का राजवंश है, दंती दुर्ग उस राजा का नाम है जिन्होंने एक पेपर प्लान दिया था कैलाश टेम्पल के लिए। कृष्णा प्रथम राष्ट्रकूट डायनेस्टी से वो दूसरे राजा हैं जिन्होंने कैलाश का एक्चुअल कार्विंग शुरू किया 800 सेंचुरी एडी में। 1000 एडी में इसका कार्विंग ख़त्म हुआ है। सो इन शॉर्ट इस एक टेम्पल का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 200 साल का, और दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनो का मतलब है वन और लिथिक का मतलब है स्टोन। सिंगल स्टोन के अंदर क्रिएट किया गया टेम्पल वो है कैलाश टेम्पल। और कार्विंग ये टॉप टू बेस है। मंदिर का कलश का निर्माण ये पहले हुआ है, बाद में फाउंडेशन। रीज़न ये है कि कार्विंग जब टॉप टू बेस चलेगा तो नंबर 1 नेचुरल सनलाइट मिलेगा,
नंबर 2, आपका मार्किंग का जगह क्लियर हो जाता है। नंबर 3, चिजलिंग करते वक्त स्टोन पार्टिकल्स आँखों में नहीं आएंगे। और नंबर 4, स्कैफोल्डिंग का रिक्वायरमेंट 0। मतलब ऊपर से बनावट चालू हुई है टॉप टू बेस। गणेश, दुर्गा और उसके बाद थर्ड जो इमेज आ रहा है फ्रंट में, ये तीसरा इमेज है गजलक्ष्मी का। नीचे ये कमल का तालाब, फोल्ड हो चुके कमल के पत्ते, छोटे 2 हाथी एक घट में पानी लेके वही घट सूंड की सहायता से ऊपर वाले 2 हाथियों को दे रहे हैं और ऊपर के 2 हाथी लक्ष्मी जी को अभिषेक करते हुए बताया गया है। 3 देवताओं को एंट्रेंस पर दिखाने का कारण ये है कि ये मेगा प्रोजेक्ट आपका ज्ञान, शक्ति और पैसे के बिना नहीं हो सकता। और उसके अलावा एग्जैक्टली सामने 3 फीमेल इमेजेस है। सेंटर है गंगा, राइट साइड है यमुना, लेफ्ट है सरस्वती। गंगा सीधी खड़ी है, यमुना सरस्वती में बैंड है क्योंकि वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, गंगा उनकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। गंगा ये मुख्य नदी सीधी खड़ी जाकर मिलने वाली नदी है, इसलिए वहाँ पर बैंड है। अभी यहाँ से आप पूरे टेंपल को अगर देखते हैं तो पूरा टेंपल आपको एक रथ के आकार में मिलेगा। रथ का ये मुख्य भाग जहाँ पर मेन टेंपल, सारथी की जगह यहाँ पर, और फ्रंट सेक्शन जहाँ पर हम लोगों ने गणेश दुर्गा जी की इमेज देखी, वो सेक्शन मतलब बैलों के मान के ऊपर का योक बार, ब्रिज, कनेक्टर या शाफ्ट। मंदिर डबल स्टोरेज लग रहा है, लेकिन नीचे वाला पूरा सेक्शन ये सॉलिड रॉक में है। ऊपर मंदिर बना है, व्हील नहीं है, चारों तरफ से एलिफेंट है, लायन है जो इस रथ को पीठ के ऊपर ले जा रहे हैं। एलिफेंट सिंबल है प्रॉस्पेरिटी का, लायन सिंबल है स्ट्रेंथ एंड पावर का। पावर और प्रॉस्पेरिटी दोनों रथ को सपोर्ट कर रहे हैं। और फ्लोर छोड़ के पूरा टेंपल पेंटेड था। बाहर से जो कुछ भी प्लास्टरिंग या पेंटिंग बचा है ये सारा 1800 सेंचुरी एडी का है, जो किया है इंदौर की महारानी अहिल्या देवी होलकर द्वारा। 2 एपिक कार्विंग के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें से एग्जैक्टली सामने यहाँ पर महाभारत का पैनल आ रहा है। ग्राइंडिंग मशीन है, छाछ मतने वाली गौलन है, लेटे हुए कृष्ण है, पक्षी है बकासुर जो कृष्ण को पक्षी रूप में मारने के लिए आया है। सिंक में से मक्खन निकालने वाले कृष्ण हैं। आखिरी छोर पर गाय का दूध निकालने वाला ग्वाला भी है। और ऊपर का पूरा सेक्शन जो है वो कौरव और पांडवों के युद्ध के प्रसंग को दिखाता है। यहाँ पर महाभारत है, एग्जैक्टली इसके पीछे की तरफ से रामायण का भी पैनल जो है दिखाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि बारिश के पीरियड में आने वाला पूरा पानी इसी ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम है। जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये आप इसको कोर्टयार्ड कहिए, प्राकार कहिए, तो ये वो लोकेशन है कि जब टेंपल फंक्शनल था तो लोगों को रहने के लिए किया गया ये प्रबंध है। और कंसेप्ट इसके पीछे का ये है, यहाँ पर कुछ पैनल्स ऐसे हैं कि जहाँ पर शिव को कुछ कथाएं वहाँ पर दिखाई गई है, जिसमें से ये स्पेसिफिक इमेज जो है रावण, जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है और माना जाता है कि हर रोज़ पूजा करते वक्त शिवलिंग को कमल के फूल समर्पित किया करता था। एक दिन वो मिले नहीं तो कमल पुष्पों की जगह अपने मस्तक समर्पित कर रहा है। सेंटर में शिवलिंग है, 9 मस्तक समर्पित कर चुका है, नीचे तलवार की सहायता से 10वां काट करके शिव को समर्पित कर रहा है। मस्तक क्यों? क्योंकि संस्कृत में मस्तक को शिरोकवल कहा गया है। और यही पूजा करने के बाद उसे आत्मलिंग मिला था विथ अ कंडीशन कि आप ये लंका ले जाओ, लेकिन कंडीशन ये है कि कैलाश टू लंका इस जर्नी के अंदर आप वो शिवलिंग, आत्मलिंग ज़मीन के ऊपर नहीं रखोगे, जहाँ पर रख दोगे वो वहीं पर फॉरएवर स्थापित हो जाएगा। तो वो पैनल दूसरी तरफ से है। ये कुछ पैनल जो है ये प्लेन पैनल्स है। सिंपल सिटिंग पोस्चर के अंदर शिव पार्वती को यहाँ पर दिखाया गया है। शिव जी वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं, हाथों में रुद्र वीणा है। और कैलाश में 2 स्पेसिफिक पैनल ऐसे हैं कि जिन्हें कैलाश का मास्टरपीस कहा जाता है, जिसमें से एक पैनल यहाँ पर है, शिव और पार्वती चौसर खेल रहे हैं, हाथों में चौसर है और नीचे बोर्ड है। तो शिव हमेशा जीतते हैं, पार्वती हमेशा हारती है। एक दिन पार्वती इस खेल को जीत जाती है और वो चाहती है कि मैंने आज शिव को हरा दिया जो सबसे बड़ी देवता है, तो मेरे सहेलों को मैं आज बता दूं कि मैं जीत चुकी हूँ। तो एक हाथ वो ज़मीन के ऊपर प्रेस करे और उठने का प्रयास करिए। उसी वक्त शिव जी ने उनका दूसरा हाथ पकड़ लिया और एक उंगली रेस करके रखी कि रुकिए, बैठिए और एक चांस दीजिए, अगले वाले गेम में मैं वापस आपको हरा देता हूँ।
ये मार्कंडेय ऋषि है, इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 16 साल का है। पीछे यमराज है और हाथों में मृत्यु पाश दिया गया, उनका आत्मा ले जाने के लिए आए हैं। तो शिवलिंग में से शिवजी बाहर आए और एक पैर से यमराज को रोका गया है कि इनका आत्मा मत लेके जाइए, ये मेरे भक्त हैं, उनकी रक्षा करते हुए यहाँ पर शिवजी को दिखाया गया है। मार्कंडेय अनुग्रह मूर्ति कैलाश का दूसरा मास्टरपीस जो है वो हमारे सामने है। ये शिव और पार्वती के विवाह का सीन है। जितनी सारी ज्वेलरी, चाहे वो मुकुट हो, चाहे वो एयररिंग्स हो, चाहे वो नेकलेस हो, चाहे वो आमलेट हो, चाहे वो बैंगल्स हो, चाहे वो वेस्ट बेल्ट हो, चाहे वो एंकलेट हो, हर ज्वेलरी आज भी हमें हर मैरिज में मिलेगी। लेकिन पैनल के अंदर एक चीज़ गलत है और उस गलती की वजह से ये कैलाश का मास्टरपीस है। गलती ये है कि शादी में हमेशा पानी ग्रहण करते वक्त वर के हाथों में वधू का हाथ रहेगा। नीचे वाला हाथ हमेशा पुरुष का, ऊपर का हाथ हमेशा स्त्री का। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पार्वती के हाथों में शिव का हाथ है। इसका रीज़न ये है कि इस स्पेसिफिक विवाह के लिए एफर्ट्स जो लिए हैं वो पार्वती ने लिए। पार्वती ने शिव की तपस्या की है, तो उस अधिकार से वो अपना हाथ, शिव का हाथ अपने हाथों में ले रही है। और जब ये गलती हुई तो बाकी के जो इनवाइट किए गए लोग हैं वो आपस में बातें करने लगे। उन बातों से पार्वती ये कंफर्टेबल नहीं है, उसका एडवांटेज शिवजी ले रहे हैं। अपना हाथ उन्होंने पार्वती के शोल्डर के ऊपर रखा, सब लोगों के सामने उन्हें टच किया गया, इसलिए पार्वती उससे कंफर्टेबल नहीं है, तो पल के नीचे आ गई है। गर्दन हल्की सी क्रॉस है और गर्दन क्रॉस होने की वजह से पीठ के ऊपर जो बालों का जुड़ा है वो शोल्डर के ऊपर है। और नीचे एक पैर का अंगूठा दूसरे पैर के ऊपर रखकर वो पैर प्रेस कर रही है, शर्मा रही है। और शादी में कुछ न कुछ भी हम लोग भूल जाते हैं। एक ही पैर में एंकलेट पहना है, दूसरे पैर का एंकलेट पहनना वो भूल गई है। और ब्रह्मा जी है एज अ मुख्य पंडित के रूप में। और नेक्स्ट जो पैनल आ रहा है ये है अंधकासुर वध मूर्ति। अंधकासुर नाम का एक राक्षस है, ये रक्तबीज है, तो त्रिशूल की सहायता से उसका वध किया जा रहा है। और जो रक्त ज़मीन के ऊपर गिर रहा है वो एक बोल के अंदर या कटोरे के अंदर जमा कर रहे हैं। रौद्र शांत कैसे, तो नेकलेस जो है वो नरमुंड माला है, नेकलेस जो है वो स्कल का है। दूसरा कोई भी कार्विंग देख लीजिए, नेकलेस से सिंपल दिखाया गया है। त्रिपुरासुर वध मूर्ति है, रथ में शिव दिखाया गया है और रथ के सारथी जो है वो ब्रह्मा जी हैं। हाथों में धनुष्य है, शिव के धनुष्य का नाम है पिनाक। शिव को पिनाकपानी या पिनाकधारी भी कहा जाता है। और दिवाली के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा जो है इसी पैनल से रिलेट करती है, त्रिपुरारी पूर्णिमा। यहाँ पर सर लिंगोद्भव मूर्ति है, अखंडीय शिवलिंग है। शिवलिंग के एक तरफ विष्णु जी है, एक तरफ ब्रह्मा जी है। विष्णु जी वराह रूप लेके शिवलिंग का बेस एंड ढूंढने के लिए नीचे जा रहे हैं और ब्रह्मा जी आकाश में ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे वो ऊपर और नीचे जा रहे हैं तो शिवलिंग का लेंथ ये इंक्रीज हो रहा है। तो विष्णु जी छोड़ देते हैं और वापस अपने जगह पर आकर ऑनेस्टली कमिट कर लेते हैं कि मुझे बेस एंड तो नहीं मिला, बट यही वो लोकेशन है जहाँ पर ब्रह्मा जी झूठ बोल गए कि मैं टॉप एंड देख के आया हूँ। और ब्रह्मा जी को शिव जी द्वारा शाप दिया गया कि आप गॉड ऑफ क्रिएशन हो, बट आपने झूठ बोला, तो इसके बाद आपका टेम्पल या पूजा नहीं होगा एक्सेप्ट वन, राजस्थान का पुष्कर ये लोकेशन छोड़ के। तो ब्रह्मा जी का एक ही टेम्पल है। और यहाँ पर एक्सट्रीम टॉप पर एक फीमेल फिगर है, वो है गंगा, जो स्वर्ग से धरती की तरफ आ रही है। और शिव ने फ्लो जो है जटा की तरफ डाइवर्ट किया है, जलधारा जटा से निकलकर धरती की तरफ आती हुई बताई गई है। गंगा अवतरण मूर्ति या गंगा अवतरण मूर्ति। और नेक्स्ट जो इमेज यहाँ पर आ रहा है वो है हरि हर का शंख चक्र गरुड़, यह इकोनोग्राफी हो गई विष्णु जी की। त्रिशूल और नंदी, यह इकोनोग्राफी हो गई शिव जी की। दोनों देवता एक ही मूर्ति में हैं। मूर्ति का नाम है हरिहर मूर्ति। हरि माने विष्णु, हर माने शिव। और फ्लोर छोड़ के ये सारे पैनल्स पेंटेड थे। इसके ऊपर प्लास्टरिंग था, इसके ऊपर पेंटिंग भी था, लेकिन सीपेज की जगह पर हुआ है तो उस वजह से सारा पेंटिंग यहाँ से निकल गया है। ये जितना सारा लेफ़्ट सेक्शन में ये पैनल्स में क्रॉस करते हुए आगे आ रहा हूँ, तो ये सारा का सारा कार्विंग शिव और पार्वती का ही है। सिंपल स्टैंडिंग पोस्चर में इनको यहाँ पर दिखाया गया है। ये लास्ट पैनल है जो शिव जी से है। रावण ने तपस्या की, आत्मलिंग मिला,
और वो ज़मीन पर रखा गया। उस रखे गए आत्मलिंग को ज़मीन में से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए रावण है। अब इसके लिए दो धारणाएं हैं। नॉर्थ वाले लोग मानते हैं कि ये जगह है आपका झारखंड वाला देवघर, और साउथ के लोग वाले मानेंगे ये है कर्नाटक में गोकर्ण। क्योंकि आप इन दोनों लोकेशन पर जाते हैं तो पूरा शिवलिंग नहीं नज़र आता है, शिवलिंग का एक छोटा सा ऊपरी वाला हिस्सा नज़र आता है। और इसके बाद जो कुछ भी पैनल्स हमारे सामने आएंगे, जैसे ये विष्णु जी के पैनल्स आ रहे हैं, नरसिंह भगवान हैं हिरण्यकश्यपु का वध करते हुए। उसके बाद शेषशाही विष्णु हैं, नाभि से लोटस टैग निकला है, टॉप पर लोटस फ्लावर है, ब्रह्मा जी जिसके ऊपर बैठे हैं। उसके बाद हाथों में गोवर्धन पर्वत लेके यहाँ पर कृष्ण दिखाए गए हैं। देन उसके अलावा यहाँ पर ये विष्णु जी का वामन अवतार दिखाया गया है। वामन जी की इमेज, बलि चक्रवर्ती, एक कदम पृथ्वी पर, एक कदम आकाश की तरफ, और एक उंगली रेस करके रखी कि इन दोनों कदमों में सारा कुछ मेरा हो चुका है। तीसरा कदम कहा तो बलि राजा के मस्तक के ऊपर है। देन ये विष्णु जी और गरुड़ जी हैं, गरुड़ मानवी रूप में है, उनको पंख दिखाए गए हैं और टेक ऑफ के लिए रेडी है, इसलिए दोनों जो नीज है वो ज़मीन के ऊपर प्रेस किए गए हैं। एंड देन यहाँ पर वराह अवतार है जो विष्णु जी का है, मत्स्य कूर्म वराह, थर्ड इनकारनेशन ये विष्णु जी का। कालिया मर्दन करते हुए कृष्ण, कमर के ऊपर वाला हिस्सा ये मानवीय रूप में, कमर के नीचे वाला हिस्सा ये सांप की पूंछा के रूप में वो हाथों में पकड़ कर रखी है, और छाती के ऊपर पैर देकर नाचते हुए कृष्ण है। देन शंख चक्र गदा गरुड़ के साथ विष्णु, और सबसे आखिर में अन्नपूर्णा माता। और एग्जैक्टली सामने ये है कैलाश का मास्टरपीस, रावण है जो 20 भुजाओं की सहायता से कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा कर रहा है। जब वो पर्वत उठा रहा है तो कॉर्नर पर बैठे हुए शिव जी के जो मुख्य द्वारपाल है शांत बैठे हैं, जानते हैं कुछ नहीं होगा, पर्वत के ऊपर सबसे बड़ी देवता मौजूद है। लेकिन बीच में जो छोटे छोटे गण हैं वो घबरा गए और ऊपर की साइड से रावण के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। टॉप पर दो इमेजेस है, शिव और पार्वती। पार्वती शक्ति की देवता गृहिणी है, यहाँ पर घबरा गई, शिव का शोल्डर पकड़ लिया और शिव ने अपना टो जो है कैलाश के ऊपर दबा दिया, अपना पूरा वेट जो है कैलाश के ऊपर दबा दिया। तो रावण वो वेट मेंटेन नहीं कर पाते। पर्वत उठा रहा है, इसलिए अगर आप बैठने का स्टाइल देखेंगे तो एक नी प्रेस किया गया, दूसरा पैर हाफ फोल्डेड है, वजन उठाने की कोशिश कर रहा है, हाथों में वेट आ गया तो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज। रावण की आंखें बड़ी हैं, उनका मुंह जो है वेट के कारण खुला हुआ है। गलती करने के लिए कोई चांस नहीं, कार्विंग करते कोई चीज़ गलत हो गई तो आप उसे फिर से रिपेयर नहीं कर सकते, वो गलती उस कार्विंग के अंदर हमेशा के लिए रहेगी। एलोरा केव्स के कैलाश टेम्पल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ उस स्थान का फ़ोटो हमारे देश के 20 रुपए के नोट पर छपा हुआ है, जिसे मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाना चाहूँगा। जो अभी हमारे देश का 20 रुपए का नोट है उस पर जब आप देखेंगे पीछे की साइड तो आपको ये इमेज नज़र आएगा। ये जो फ़ोटो है एग्जैक्ट इसी जगह का है। तो जब आप एलोरा केव्स के कैलाश टेम्पल में आते हैं तो इस स्थान पर खड़े होकर आप यहाँ 20 रुपीज़ के नोट के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और एक अलग ही याद अपने साथ ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली सामने यहाँ पर रामायण का पैनल है। फर्स्ट रो टॉप से सेंटर में अयोध्या का नगर द्वार, जिसका आधा दरवाज़ा खुला और आधा दरवाज़ा बंद, जहाँ से राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास को जा रहे हैं। सेकंड रो नीचे से हाथों में पत्थर लेके जाने वाली वानर सेना सेतु बना रहे हैं, सबसे आखिर में सागर की लहरें हैं, और जो लास्ट सीन है राम रावण का युद्ध का प्रसंग है। पूरी रामायण। सर अभी हम लोग मंदिर के सभागृह के अंदर प्रवेश कर चुके हैं।
और कुल मिलाकर के 16 पिलर्स है। 16 पिलर्स के ऊपर मंदिर का सीलिंग जो है बैलेंस किया गया है। हर पिलर के ऊपर का इंट्रिकेट कार्विंग का पैटर्न जो है आपको अलग अलग मिलेगा, आपको डिज़ाइंस सेम नहीं मिलेगी। लेकिन जो मेन ब्यूटी है वो है ये शिव और पार्वती का नृत्य, जिसमें पार्वती जी का एक डांस का स्टेप गलत हो गया। उस गलती के लिए शिव उनका कान पकड़ रहे और कान न पकड़े, इसलिए पार्वती ने गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी कर ली है। तो सोचिए कि कितना एफर्ट्स उन्होंने यहाँ पर इस कार्विंग के लिए लिया है। उसके बाद टेंपल के लिए मास्टर प्लानिंग है। सबसे पहले है गर्भगृह, जहाँ पर लोग इस वक्त खड़े हैं, फ्रंट एज सेक्शन। स्टेप्स जहाँ पर आ रहे हैं वो है एंटी चैम्बर। हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये है सभागृह। शूज जहाँ पर निकाले गए वो है अर्धमंडप। और मेन गर्भगृह जो है वो प्लेन है, क्योंकि कोर पार्ट शिव, उनके आजू बाजू, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, तो उनके आजू बाजू में और कोई मटेरियलिस्टिक लाइफ दिखाने का कोई मतलब नहीं, तो इसलिए गर्भगृह प्लेन रखा गया। और स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर में गर्भगृह, अंतराल, सभागृह, अर्धमंडप, मुखमंडप, ये एक टिपिकल साउथ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल होता है। 3 आर्टिस्ट होते हैं, अनस्किल्ड, स्किल्ड और मास्टर। अनस्किल्ड का काम है पत्थर फोड़ना, स्किल्ड का काम है रफ शेप देना, और मास्टर आर्टिस्ट का काम है उसके ऊपर का फिनिशिंग का काम करना। एलोरा की गुफाओं को देखने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह के बैटरी व्हीकल्स भी चलते हैं, जिसका चार्ज लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का, जिससे कि आप बहुत आसानी से गुफाओं तक पहुँच सकते हैं। अब बैटरी व्हीकल की सहायता से हम पहुंच चुके हैं 30 से लेकर 34 नंबर की गुफाओं तक, जिन्हें जैन गुफाएं कहा जाता है। यहाँ पर ये बैटरी व्हीकल की सहायता काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसकी एक खास बात बताना चाहूँगा कि जिस पॉइंट से आप बैठते हैं ये आपको ड्रॉप करके यहाँ से चला जाता है। फिर आपको यहाँ पर इंतज़ार करना होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ई व्हीकल पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट। यहाँ पर इंतज़ार करना होता है, जब दूसरा व्हीकल आता है तो उसमें बैठकर आप जा सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना टाइम गुफा में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उसके बाद चले जाना चाहें जहाँ पर भी वहाँ जा सकते हैं। हम लोग जैन गुफाओं की प्रेमाइसेस में पहुँच चुके हैं। 2 सेक्शन है ऊपर की तरफ से, इनकम्प्लीट केव्स है, कंप्लीट नहीं है। गुफा क्रमांक 30 बाहर की तरफ से जहाँ पर 2 पिलर नज़र आ रहे हैं वो है गुफा क्रमांक 31। ग्रुप जहाँ पर एंट्री कर रहा है 32। 2 फ्लोर के साथ जो स्ट्रक्चर है ये है 33, और साइड वाला जो स्ट्रक्चर है वो है 34। तो सारी जैन गुफाएं यहीं पर है, लेकिन इसमें से मतलब एक मोटा मोटा कहे तो 32 और 33 ये 2 गुफाएं ये कंप्लीट गुफाएं हैं। ये दिगंबर जैनिज़्म को डेडिकेट किया गया है, और महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी और बाहुबली जी, इन 3 लोगों को ये जैन ग्रुप यहाँ का डेडिकेटेड है। जहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं ये है गुफा क्रमांक 33, और इस गुफा का जो नाम है वो है जगन्नाथ सभा। हम लोग आ चुके हैं गुफा क्रमांक 33 के अंदर। जगन्नाथ सभा गुफा का नाम, मैक्सिमम इमेजेस ये महावीर स्वामी जी को डेडिकेट किया गया है। हर इमेज के मस्तक के ऊपर आप देखेंगे तो आपको 3 लेयर का छत्र नज़र आएगा। ये इंडिकेट करता है जैनिज़्म के त्रिरत्न को, जिसको हम लोग कहते हैं राइट नॉलेज, राइट स्पीच, राइट कॉन्डक्ट या कैरेक्टर, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाचा, सम्यक दर्शन। और उसके अलावा जैनिज़्म के 2 पंथ हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, जिसमें से ये सारा ग्रुप ये दिगंबर पंथ को डेडिकेट किया गया है। गुफा पूरी पेंटेड थी, जिसमें से कुछ ट्रेसेस जो है वो पेंटिंग के यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है, जिसमें से एक पर्टिकुलर पैच जो मैं दिखाना चाहूँगा वो यहाँ पर है। जैन मुनि द्वारा भिक्षा मांगना, वो यहाँ पर है। जो इमेज आ रहा है वो है महावीर स्वामी का, और यहाँ से अगर आप काउंटिंग करना शुरू करें तो ये पूरा डुअल लेंटल का जो पार्ट है 24 के 24 तीर्थंकर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन फोकस सिर्फ 3 के ऊपर, महावीर जी, पार्श्वनाथ जी और बाहुबली जी। नेक्स्ट केव के अंदर हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ पर मतलब प्रॉपर तीनों की इमेजेस अभी भी इंटैक्ट है। ये स्पेसिफिक हिस्सा जो है जहाँ हम लोग एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये 32 और 33 को कनेक्ट करता है।
तो यही दो गुफाएं मान लीजिए आप, ये इंटरकनेक्टेड केव्स हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं एलोरा की सबसे रिफाइंड कार्विंग देखने के लिए। गुफा क्रमांक है 32 और इसका नाम है इंद्र सभा। तो एक मोटा मोटा हम लोग कहते हैं कि भाई इंद्र सभा क्यों, क्योंकि इतना अच्छा इंट्रिकेट डिज़ाइन कहाँ होगा, तो इंद्र के दरबार में, तो इसलिए इंद्र सभा नाम दिया गया। और एग्जैक्टली सामने जहाँ पर मेरा फ्लैशलाइट जा रहा है, ये इमेज है बाहुबली जी का, जो जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ जी के पुत्र है। और जो कि अहिंसा जैनिज़्म का बैकबोन है। तो आप जहाँ पर मेरा फ्लैशलाइट आ रहा है, बिच्छू देख सकते हैं, नीचे नाग देख सकते हैं, हिरण देख सकते हैं। हिंसा करने वाले और न करने वाले दोनों श्वापद यहाँ पर मौजूद हैं, बिच्छू, नाग और हिरण। और ये तीर्थंकरों की लिस्ट में नहीं है, ये सिर्फ पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी के पुत्र हैं। उसके अलावा मेन श्राइन जो है वो महावीर जी को डेडिकेट किया गया है। महावीर जी जो जैनिज़्म के 24वें जैन तीर्थंकर हैं। और वापस एक बार द्वार शाखा को आप देखेंगे तो 24 के 24 तीर्थंकर यहाँ पर मिल जाते हैं। और तीसरा जो इमेज है इस तरफ से, ये है पार्श्वनाथ भगवान का, जो जैनिज़्म के 23वें जैन तीर्थंकर है। तो इनको पहचानने का चिन्ह ये है कि मस्तक के ऊपर नाग का छत्र है। और एलोरा का सबसे रिफाइंड कार्विंग हम लोग देख रहे हैं। तो पिलर का कैपिटल सेक्शन जाएगा आपका राउंड शेप में, और पिलर का बेस जाएगा आपका स्क्वायर शेप में। और ये कलश की तरह हो गया कि सेंटर में कलश है जिसके अंदर ये सारे फ्लावर्स अरेंज करके रखे गए हैं। शंखनाद करते हुए यहाँ पर यक्ष हैं। शंखनाद की वजह से गाल बड़े हो चुके हैं, इवन आईब्रोज जो है वो ऊपर की तरफ खींची हुई है। और जो और दो प्राइम अट्रैक्शन इस पर्टिकुलर केव के हमारे पास है यहाँ पर केव नंबर 32 के लिए, वो है अंबिका का इमेज आम के वृक्ष के नीचे बैठी है। इवन मंकीज़, पैरेट, पीकॉक आम खाते हुए दिखाए गए हैं। 2 आम काफ़ी बड़े हैं। ये है कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ण करने वाला पेड़। और मदर एंड चाइल्ड, ये एक सिंबल मान लीजिए आप। बाद में साथ में उनका वाहन जो है वो है लायन। और तीसरी बात कि इसी पर्टिकुलर इमेज के अपोजिट साइड में जो इमेज आ रहा है, ये है सर्वानुभूति यक्ष, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। और पोर्टबेली ये सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी माने गए हैं। एलिफेंट ये उनका वाहन है। और ये भी पूरी केव पेंटेड थी। आपको अभी भी सीलिंग के ऊपर कुछ जगह पर पेंटिंग के ट्रेसेस ये नज़र आएंगे। लेकिन वापस एक बार वाटर सीपेज यही एक मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से ये सारा पेंटिंग यहाँ का ख़राब हुआ है। अभी जो हमने गुफा देखी वो थी 32 नंबर की और 33 नंबर की, लेकिन यहाँ कुछ और गुफाएं हैं जिन्हें मैं आपको थोड़ा बाहर से ओवरव्यू के रूप में दिखाना चाहूँगा। अभी ये वाली जो गुफा आप पीछे की ओर देख रहे हैं, ये है गुफा नंबर 31, यानी कि 31 नंबर की ये गुफा है, जो कि इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं बन पाई क्योंकि शायद स्टोन स्ट्रक्चर हार्ड था या सॉफ्ट था या कार्विंग नहीं हो पाई। दूसरी चीज़ यहाँ देखेंगे कि जो 30 नंबर की गुफा है वो तो टोटली इनकम्प्लीट है, सिर्फ सीढ़ियाँ उसकी नज़र आती है। इस गुफा का तो निर्माण एक तरह से हो ही नहीं पाया, या फिर ये एक तरह से जीर्ण शीर्ण हो गई है, प्रॉपरली दिखाई भी नहीं देती है। इस साइड में आप देखेंगे तो ये वाली गुफा और ये वाली गुफा तो हम देख के आए अंदर से। ये वाली 33 एंड ये 32 नंबर की गुफा है। वो जो गुफा दिख रही है पास में, वो है 34 नंबर की गुफा, जिसे आखिरी गुफा बोलते हैं। मतलब नंबरिंग वाइज अगर बोलें तो 34 नंबर की गुफा है, जो कि एलोरा की आखिरी केव है। जिसे भी हम थोड़ा सा अंदर से देखते हैं, वैसे ये भी इनकम्प्लीट केव है। अभी हम लोग वापस एक बार हिंदू सेक्शन के पास आ चुके हैं। गुफा क्रमांक 15 दशावतार है। दशावतार मतलब ये हम लोगों ने दिया हुआ नाम है। एग्जैक्ट दशावतार इस गुफा के अंदर नहीं है। जो पैनल्स मैंने आपको गुफा क्रमांक 16 के अंदर, कैलाश के अंदर बताए, सेम पैनल सिर्फ छोटे प्रोपोर्शन में यहाँ पर है। ये रावण की खाई है, रावण की खाई। गुफा क्रमांक 14, ये नाम लोकल लोगों ने दिया है। उस नाम का, कार्विंग के डेट का
कोई रिलेशन नहीं आता है। जो एलोरा हम लोग विज़िट कर रहे हैं, ये पूरा एलोरा बनने का जो ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट वर्क है, ये है 600 वर्ष का। और सिर्फ कैलाश टेम्पल जो हम लोगों ने देखा है सबसे पहले वाला, उसको बनाने के लगा हुआ समय है 200 वर्ष का। सारी डेट्स ऑथेंटिक हैं, कॉपर प्लेट, इंस्क्रिप्शंस, ये सारे आर्कियोलॉजी के पास मौजूद हैं। ये गुफा क्रमांक 12, ये एक मल्टी लेवल हॉस्टल कम विहार है। 800 सेंचुरी एडी का है। इसका कार्विंग टॉप टू बेस है। सबसे पहले टॉप फ्लोर हुआ, बाद में मिडल फ्लोर और सबसे आखिर में इसका ग्राउंड फ्लोर हुआ है। तो साधुओं को रहने के लिए किया गया ये प्रबंध है। लोग यहाँ पर रहते थे। ये है गुफा क्रमांक 11, जिसका नाम है दो ताल। और ये कंप्लीट गुफा नहीं है, इनकम्प्लीट है। कोशिश की है लेकिन रॉक फेवर में न होने की वजह से उनको काम छोड़ना पड़ा है। अभी हम लोग आ चुके हैं गुफा क्रमांक 10 के अंदर। और इस पर्टिकुलर गुफा को 3 नाम दिए गए। गुफा का जो पहला नाम है वो है विश्वकर्मा। गुफा का दूसरा जो नाम है वो है सुतार की झोपड़ी। और गुफा का तीसरा जो नाम है वो है संगीतशाला। 7वीं शताब्दी की ये गुफा है। और बुद्धिज़्म के अंदर 2 प्रकार के आर्किटेक्चर आते हैं। एक को कहा जाएगा चैत्यागृह, जो एक प्रार्थना स्थल है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और दूसरा है विहार, जो रहने के लिए किया गया प्रबंध। तो एलोरा में एक ही चैत्यागृह, वो है 10 नंबर की गुफा। बाकी सारे विहार हैं, रहने के लिए किया गया प्रबंध। और बुद्ध के मूर्ति के पीछे स्तूप है। फ्रंट में बुद्ध का इमेज, गौतम बुद्ध का इमेज, साथ में 2 उनके बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि। और बुद्ध के मस्तक के ऊपर एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट अगर आप देखेंगे तो बोधि वृक्ष दिखाया गया है। और 700 एडी का इसका डेटिंग है। ये वज्रयान पंथ का एक चैत्यागृह है जहाँ पर प्रार्थना या पूजा की जाती थी। एक यहीं पे रुकिएगा, मैं एक चैंटिंग कर रहा हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। अभी हम लोग जहाँ पर आए हैं ये एक विहार है, गुफा क्रमांक 8 है। सिंपल, बट इसकी विशेषता ये है कि इस गुफा के अंदर बुद्धिज़्म के अंदर आने वाली एक फीमेल डीटी का पैनल दिया गया है। और इनका नाम है महामायूरी, जो बुद्धिज़्म के अंदर शिक्षा की देवता है, विद्या की देवता है। तो इनको पहचानने का चिन्ह ये रहेगा कि हाथों में तलवार है, टू डिस्ट्रॉय द डार्कनेस। मयूर मतलब पीकॉक, जो यहाँ पर दिखाया गया है। और नीचे स्टूडेंट हैं जो रीडिंग करते दिखाया गया है। तो ये बुद्धिज़्म की सरस्वती है, इनका नाम है महामायूरी। मुख्य गर्भगृह के अंदर जो इमेज है ये है गौतम बुद्ध की, यूरोपियन स्टाइल में बैठे हैं। और बाहर की तरफ से 2 अटेंडेंट हैं जिनका नाम है बोधिसत्व पद्मपाणि। और ये है बोधिसत्व पद्मपाणि और ये है वज्रपाणि। तो ये बोधिसत्व है। बोधिसत्व का मतलब है 1 स्टेप बिफोर द बुद्ध। और तीसरी जो बात है कि ये आपके हो गए छोटे छोटे रूम्स, 10 बाय 10 22 ये साइज़ रहेगा एक रूम का। और एक रूम आप एक एवरेज मान लीजिए कि 2 लोगों के लिए बनाया गया था। साधु है तो वो कभी भी एक जगह पर नहीं रुकेंगे, एक सर्टन पीरियड के बाद उनको वो लोकेशन ड्रॉप करना ही है। एक स्पेसिफिक परमानेंट लोकेशन पर साधु को रुकने की अनुमति नहीं थी, एक्सेप्ट बारिश के पीरियड में आने वाले 4 महीने छोड़ के। तो इसीलिए गुफा का जो टेक्निकल नाम माना गया है वो है वर्षावास। वर्षा का मतलब है रेन और आवास का मतलब है शेल्टर, क्योंकि आप
समर में डे नाइट में ट्रैवल कर सकते हैं आप, विंटर में डे नाइट में ट्रैवल कर सकते हैं, बट रेनी सीजन में इवन इन डे टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रैवलिंग करना। तो साधु कभी भी उस वक्त में ट्रैवलिंग नहीं करते। तो उस पर्टिकुलर 4 महीने को हम लोग चातुर्मास कहते हैं। तो चातुर्मास में साधु ट्रेडर्स इनको रहने के लिए किया गया प्रबंध, मतलब इस तरह की गुफाएं। और ये विहार क्यों? क्योंकि रूम है, फ्लैट सीलिंग है। फ्लैट सीलिंग जहाँ जहाँ आएगा वो विहार रहेगा, स्तूप जहाँ जहाँ आएगा वो एक चैत्याग्रह रहेगा, वॉल्टेड सीलिंग जहाँ आएगा वो एक चैत्याग्रह रहेगा। इस वक्त हमारे पीछे ये सारा सेक्शन वापस एक बार बुद्धिज़्म का है, 1 नंबर से 9 नंबर तक, जिसके अंदर 1, 3, 4, 7 ये केव्स ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हो पाई। ये 2 नंबर ये छोटा सा विहार है, 7 नंबर भी कंप्लीट नहीं हो पाया, 5 नंबर हॉल है, 6 नंबर एक छोटा सा विहार है। तो ये सारे रहने के लिए किया गया ये प्रबंध है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको पेंटिंग ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन आप इसी विहार को जब आप अजंता में देखोगे तो जैसे मैं यहाँ पर आपको वॉल के ऊपर कार्विंग दिखाते चल रहा था कि भाई 16 में गए ये शिव जी है, वो शिव जी है, ये है, जैनिज़्म में गए महावीर जी हैं, पार्श्वनाथ जी है, बाहुबली जी है। तो वैसे ही आपको अजंता के अंदर पूरे वॉल के ऊपर बुद्ध से रिलेटेड, उनके प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड पेंटिंग्स को वहाँ पर दिखाया गया है। और स्पेशली आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल क्रिएट होता है। तो आप मैप के ऊपर जो भी वाटरफॉल वाला लोकेशन देखेंगे ये अदर पीरियड का नहीं, ये सिर्फ रेनी सीजन का, ये सारे सीजनल वाटरफॉल है। तो मैप के ऊपर आपको 3 वाटरफॉल मिल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मतलब जो कोर रेनी सीजन है उसी पीरियड में ऑपरेशनल फंक्शनल हो जाता है। ये इमेज है हरिति और पंचिका का, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी, गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी इन बुद्धिज़्म। तो प्रॉस्पेरिटी बिकॉज ऑफ पॉट बेली, फर्टिलिटी दैट्स बिकॉज मदर एंड चाइल्ड ऑन हर लैप। एलोरा केव्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि हमने जाना, एलोरा केव्स में टोटल मिलाकर 34 केव्स हैं और 34 केव्स एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई हैं। अगर एक एवरेज बात करें तो 3 से 4 किलोमीटर के एवरेज एरिया में ये सारी गुफाएं बनी हुई हैं। अगर आप पैदल पैदल इन सभी गुफाओं तक जाना चाहते हैं तो काफ़ी समय लगता है। तो एक सबसे पहली प्रेफरेबल चीज़ तो ये रहेगी कि आप ई व्हीकल का इस्तेमाल करें तो आप आसानी से एक गुफा से दूसरी गुफा तक जा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गुफाएं हैं ज़रूरी नहीं है कि सारी गुफाएं एक साथ बिल्कुल सीक्वल में बनी हुई हैं। कुछ जंगल का एरिया आ जाता है, कुछ पहाड़ का एरिया आ जाता है, उसके बाद गुफाएं हैं, तो डिस्टेंस काफ़ी है। मतलब हर गुफा के बीच में जगह है, फिर आपको गुफा मिलेगी, कुछ वॉकिंग डिस्टेंस चलना पड़ता है। अगर आप मुख्यतः सारी गुफाएं नहीं देखना चाहते, जो मेन गुफाएं देखना चाहते हैं, जैसे कि कैलाश टेम्पल, जैन टेम्पल या फिर इस तरह की जो कुछ मेन गुफाएं हैं वो देखना चाहते हैं, तो आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप पूरी 34 केव्स देखना चाहते हैं तो आपको एक कंप्लीट डे की आवश्यकता होगी, यानी कि पूरा दिन लगेगा आपको, जिसमें कम से कम 7-8 घंटे तो मान के चलिए कि आपको कम से कम 7-8 घंटे लगेंगे इन पूरी 34 गुफाओं को देखने के लिए। अब एलोरा गुफाओं को देखने के बाद हम चल रहे हैं अजंता गुफाओं को देखने के लिए। एलोरा से अजंता का डिस्टेंस है लगभग 102 किलोमीटर्स का। अब अजंता में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गुफाओं तक पहुंचने के लिए हमें शटल बस की सहायता लेनी होती है, जिसका टिकट शुल्क है 25 रुपीज़ पर पर्सन का। ये शटल बस हमें लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस कराती है और फिर हम पहुंचते हैं अजंता की गुफाओं के पास में। अब अजंता केव्स के पास में हम पहुंच चुके हैं। गुफाओं को देखने का टिकट शुल्क लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन का। गुफाओं को देखने के टाइमिंग के बारे में अगर बात करें तो गुफाएं सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहती हैं। अजंता में कुल मिलाकर 30 गुफाएं हैं जो कि बौद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड हैं। इनमें से 26 गुफाएं ऐसी हैं जिन्हें यहाँ पर देखा जा सकता है। 4 गुफाएं ऐसी हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, जो कि पूरी नहीं हो पाई, लेकिन 26 गुफाओं को पूरी तरह देखा जा सकता है। और ये जो गुफाएं जिस आकृति में बनी हुई हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गुफाएं यू शेप में बनी हुई हैं, जैसे कि घोड़े की नाल होती है उस प्रकार के आकृति में ये गुफाएं यहाँ से वहाँ तक बनी हुई हैं।
अब अजंता की गुफा नंबर 1 के पास में हम पहुंच चुके हैं, जो कि अजंता की सर्वश्रेष्ठ गुफाओं में से एक है और इसके भित्ति चित्र वाकई में देखने लायक है। इस गुफा में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कथाओं का उल्लेख किया गया है। अजंता गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारतीय कला का विशुद्ध जीवंत उदाहरण है। इस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र बने हुए हैं, जो कि अजंता के प्रसिद्ध चित्रों में से हैं। ये एक विशेष प्रतिमा है जिसमें हिरण का एक सिर है और 4 शरीर हैं। अब गुफा नंबर 2 के पास में हम पहुंच चुके हैं, जो कि महायान संप्रदाय समर्पित है। ये विहार अजंता गुफा समूह में एक श्रेष्ठ रचना है। लिपि शास्त्र के अनुसार इसका निर्माण संभवतः 6वीं-7वीं शताब्दी में किया गया है। गर्भगृह अंतराल की दीवारों पर बुद्ध की असंख्य अनुकृतियां और मंडप की दीवारों पर बुद्ध की जीवन घटनाओं तथा जातक कथाओं का अंकन प्राप्त होता है। गर्भगृह में भगवान बुद्ध की सिंहासनस्थ प्रतिमा व्याख्यान मुद्रा में बोधिसत्व तथा गंधर्व आकृतियों से घिरी है। अजंता में कुछ गुफाएं ऐसी हैं जिनके अंदर नहीं जाया जा सकता, जैसे कि गुफा नंबर 3, जिसे हम अंदर से नहीं देख सकते। तो अब हम आए हैं गुफा नंबर 4 को देखने, जो कि एक विहार है। विहार यानी कि रहने का स्थान, जहां बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है और कई सारे कमरे बने हुए हैं जहां पर बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। इस गुफा में भगवान बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अब आ चुकी है 5वें नंबर की गुफा, जो कि एक अधूरी गुफा है, यानी कि ये पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इस गुफा की सबसे बड़ी खास बात यही अधूरापन है, क्योंकि इस अधूरेपन से हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार पत्थरों को खोद खोद करके इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। अब आ चुकी है गुफा नंबर 6, जो कि एक 2 मंजिला विहार है, यानी कि 2 मंजिला रहने और अध्ययन करने का स्थान। अब इस गुफा के प्रथम तल पर मैं पहुंच चुका हूं, जहां पर भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी कई सारी प्रतिमाएं नजर आती हैं। ये है गुफा नंबर 7, जो कि एक सिंपल विहार है। ये है गुफा नंबर 9, जो कि बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगती है। इसके अंदर एक स्तूप है जहां पर पूजा अर्चना की जाती थी। ये है गुफा क्रमांक 10, जो कि हीनयान संप्रदाय संबंधित चैत्यगृह है, जो कि अजंता समूह का सबसे प्राचीन चैत्यगृह है। काष्ठ कला के लक्षण तथा लिपि शास्त्रीय आधार पर इस गुफा का निर्माण काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी का सिद्ध होता है। अब हम आ चुके हैं 12th केव में, जो कि एक विहार है जिसमें कई सारे कमरे बने हुए हैं। इसके कमरों में पत्थरों के बेड्स भी बने हुए हैं, जो कि बौद्ध भिक्षुकों के काम आया करते थे। ये है गुफा नंबर 13, जो कि एक विहार ही है, लेकिन इसके कमरों में बेड्स के साथ साथ पिलोज भी बनाए गए हैं।
अब आ चुकी है गुफा नंबर 16, जिसे वेलकम गेट ऑफ अजंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गुफा के बाहर 2 हाथी तराशे गए हैं जो कि वेलकम करते हुए नजर आते हैं। अब आ चुकी है गुफा नंबर 17, जो कि अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है। अजंता गुफा समूह में यह एक उत्कृष्ट महायान संबंधित रचना है जो विविध जातक कथाओं के विस्तृत चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इस गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन घटनाओं के साथ साथ जातक कथाओं का चित्रण भी देखने मिलता है। ये है अजंता की गुफा नंबर 19, जो कि एक चैत्यागृह है, यानी कि प्रेयर हॉल, जहां पर पूजा अर्चना की जाती थी। अब हम देखने जा रहे हैं 21, 22 और 23 नंबर की गुफा, जो कि विहार है, यानी कि रहने के स्थान। अब हम आ चुके हैं 24 नंबर की गुफा के पास में, जो कि एक अधूरी गुफा है। इस गुफा के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार पत्थरों को खोद खोद करके अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं अजंता की 26th केव के पास में, जो कि अजंता की एक तरह से आखिरी गुफा है जिसे अंदर से देखा जा सकता है। ये गुफा एक चैत्यागृह है, यानी कि प्रेयर हॉल, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इस चैत्यागृह की एक खास बात है कि इसमें भगवान बुद्ध की कई सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो कि वाकई में देखने लायक है। इस गुफा में भगवान बुद्ध की एक विशेष प्रतिमा भी है, जिसमें भगवान बुद्ध को लेटे हुए दर्शाया गया है। अब बात की जाए बेस्ट सीज़न के बारे में कि अजंता एंड एलोरा गुफाओं को घूमने के लिए आपको यहाँ कब आना चाहिए, तो मॉनसून सीज़न बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उस दौरान आपको यहाँ बहुत सारी हरियाली नज़र आएगी और साथ ही वाटरफॉल्स नज़र आएंगे। जैसे कि अभी आप हमारे पीछे ये जो वाइट मार्क्स देख रहे हैं, यहाँ पर नेचुरली वाटरफॉल्स बहते हैं, जो झरने बहते हैं, जिससे कि ये जो गुफाएँ हैं और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं। अजंता गुफाओं के पास वाघुर नदी बहती है, जिसका नज़ारा भी मॉनसून सीजन के दौरान काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एलोरा गुफाओं के पास कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि भगवान शिव के 12वें नंबर के ज्योतिर्लिंग है। और अब इसी के साथ मैं आपको पैकेज की जानकारी देना चाहूँगा, जो कि हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था महाराष्ट्र के प्रमुख स्थानों को घूमने के लिए, जिसका ड्यूरेशन था 6 नाइट 7 डेज का। इस पैकेज में हमने कई सारे प्लेसेस को इंक्लूड कराया था, जो कि हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और श्रीढ़ी।
इस पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली जहां पर हम रुके थे। हमारे इस पैकेज में एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी थी जिससे कि हमने सभी स्थानों को घूमा और हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 22,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 3 व्यक्ति थे। लेकिन आपके लिए पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए कम से कम अगर 4 व्यक्ति आते हैं तो सेम टूर का कॉस्ट आपको पड़ेगा 19,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर 6 व्यक्ति आते हैं इस टूर में तो इस पैकेज का कॉस्ट आपके लिए और कम पड़ेगा, जो कि रहेगा 16,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। और अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली और हमने इस ट्रिप के दौरान काफ़ी इन्जॉय किया। अगर आप भी चाहें तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहाँ से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है अजंता एंड एलोरा की गुफाएं जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।